नमस्कार दोस्तों, हिंदी मस्ती चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, आप लोग ये बताइए कि पढ़ रहे हैं कि नहीं भैया? हाँ, कि बस ऐसे ही बस वीडियो देख रहे हैं, बस टाट दे रहे हैं? पढ़िए इसको और आनंद भी लीजिए, बहुत काम का चीज है, ठीक है ना। और इसमें जो है कि देखिएगा, हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं और वर्णमाला में 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा भाग, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि और 3 भाग में देखिए वर्णमाला से पढ़ रहे हैं, स्वर भी हो चुका है, व्यंजन में कुछ हो चुका है, सामान्य आधार पर व्यंजन हो चुका है और प्रयत्न के आधार पर भी हो गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे नाद, घोष या गर्जन के आधार पर। आइए हम लोग पढ़ते हैं नाद, नाद या घोष या गर्जन के आधार पर। देखिए, इसके 2 भेद हैं। इस आधार पर 2 भेद हैं। एक होता है अघोष, एक होता है अघोष और दूसरा भेद होता है सघोष। दूसरा भेद होता है सघोष। सघोष इसे सघोष या घोष कहा जाता है। सघोष या घोष कहा जाता है, इसे सघोष या घोष कहेंगे। अब देखिएगा, इसमें कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं ये देखना है हम लोगों को। तो पहले हम इसको लिखेंगे, व्यंजन को लिखेंगे। यहां हो गया क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। क से म तक हम लोग लिख दिए। अब देखिए, अगर आपको पता करना है तो हाथ का पंजा ले लीजिएगा और इसमें देखिएगा पहला और दूसरा वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण जब हम पढ़ते हैं तो कम गर्जन उत्पन्न होता है मुख में, क और ख। देखिएगा, नाद, यह नाद का ज्यादा प्रयोग होता है और घोष का अर्थ होता है गर्जन। तो जब हम क ख पढ़ते हैं तो मुख में कम गर्जन उत्पन्न होता है, क ख। लेकिन जो ही ग बोलते हैं तो गर्जन ज्यादा उत्पन्न होता है, ग, घ, ङ। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा और चौथा और पांचवा, ये देखिए, ये तीनों वर्ण क, ग, घ, ङ, ये क्या होते हैं? सघोष। क्या होते हैं? सघोष या घोष कहते हैं। बात एक ही है ना। ये तीनों ग, घ और ङ सघोष और घोष होते हैं। लेकिन हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष कहा जाता है। और देखिए, अघोष में ये यहां से यहां तक अघोष है, तो अघोष में
अघोष में देखेंगे और वर्ण है तीनों श, तीनों श अघोष में आते हैं। श, फिर श और ये श, तीनों श क्या है? अघोष, सकार कहा जाता है इन्हें। सकार में तीनों स अघोष होते हैं। और स के बाद ह, इसके बाद ह, देखिए यहां पर सघोष या घोष है इतना वर्ण, तो ह, फिर य अंतस्थ वर्ण, य, र, ल और व न। अंतस्थ वर्ण सघोष होते हैं, प्लस सभी स्वर, सभी स्वर, ये जो सभी स्वर है ये क्या है? स्वघोष या घोष है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए जो अघोष है, अघोष की संख्या से अगर बात करें तो अघोष की संख्या कितनी होगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अघोष की संख्या कितनी हो गई? 13। ठीक। और इसी का उल्टा कर दीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए, कितना हो गया? 31। अब मिलाइए, देखिए 5 5 10 5 15 16 17 18 19 20 और 11 स्वर, कुल मिलाकर के 33। अघोष की संख्या कितनी है? 13। सघोष या घोष की संख्या कितनी है? तो 31 है। ठीक है ना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप लोग एग्जाम में बैठे, कहीं बैठे हैं, तो हाथ का पंजा लेकर जाइएगा, कटा के तो जाएंगे नहीं, लेकर जाएंगे ना। तो ये यहां पर आप लोग बस देखिएगा, पहला और दूसरा वर्ण अघोष, बाकी तीनों सघोष। फिर से समझिएगा, पहला और दूसरा ये अघोष है और बाकी तीनों सघोष, और बस अघोष में सकार कर दीजिएगा, सकार में तीनों स अघोष है और बाकी सभी क्या है? सघोष है। ठीक है, समझ में आया ना। हाँ, अब देखिए हर वर्ग का देखिएगा पहला और दूसरा वर्ण, यही पूछा है ना, अघोष है। पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। अघोष। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? सघोष या घोष कहा जाता है। अघोष की संख्या कितनी है? 13। सघोष की संख्या कितनी है? 31। अगर पूछे कि भेद कितने हैं तो भेद 2 हैं, अघोष और सघोष। भेद से अगर बात करें तो भेद कितने हैं? 2 हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष, बाकी सब सघोष। बस अघोष में सकार वर्ण है ना, सकार में तीनों स। यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए चलते हम लोग हैं इसके बाद प्राण के आधार पर, प्राण के आधार पर। आइए प्राण के आधार पर चलते हम लोग हैं। प्राण के आधार पर देखिएगा, प्राण के आधार पर या स्वरतंत्र के कंपन के आधार पर 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। इस आधार पर 2 भेद हैं। पहला है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण पहला है, दूसरा है महाप्राण। देखिएगा यहां जानने वाली बात यह है, आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि नहीं ये अल्प प्राण क्या है, ये महाप्राण क्या है। आइए देखते हैं उसको भी। अल्पमिश होता है थोड़ा, अल्पमिश क्या होता है? थोड़ा।
प्राण का यहां मतलब है वायु, और महा का अर्थ है यहां ज्यादा, और प्राण का अर्थ है वायु। ठीक, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, प्राण का अर्थ यहां वायु लेंगे, महा का मतलब ज्यादा, प्राण का अर्थ यहां वायु लेंगे। यानी जब हम जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं व्यंजन वर्ण का, तो किसमें कम वायु निकलता है और किसमें ज्यादा वायु निकलता है मुख से ना। तो देखिएगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, अ, म। ठीक है ना, ये व्यंजन वर्ण हमने लिखा। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो है पहला, हर वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? अल्प होता है। ये अल्प है, अल्प प्राण। ये महाप्राण है और ये अल्प है, ये महा है और ये अल्प है। ठीक, देखिए जब हम इनको बोलते हैं, इन व्यंजन वर्णों को बोलते हैं, तो जब अल्प करते हैं, जब अल्प में अल्प का मतलब थोड़ा वायु, जब हम क बोलते हैं क, तो मुख से कम वायु निकलता है। ख बोलते हैं तो ज्यादा वायु निकलता है, ग बोलते हैं तो कम वायु निकलता है, घ बोलते हैं तो ज्यादा, ञ बोलते हैं तो कम निकलता है ना। तो फिर इसके बाद देखिए च बोलिए, आप लोग देखिएगा, हाथ ले लीजिएगा, हाथ का पंजा, अब बोल कर देख सकते हैं आप लोग भी। च छ बोलेंगे तो मुख से ज्यादा वायु निकलेगा। च छ, थूक मत दीजिएगा अथवा पे ना, हाँ च छ। लेकिन ज बोलेंगे ज तो कम वायु निकलेगा ज, लेकिन झ बोलेंगे झ तो ज्यादा वायु निकलता है। फिर झ के बाद य कम वायु निकलता है। फिर ट बोलिए, मुख से कम वायु निकलता है, ट कम वायु निकलेगा। ठ बोलेंगे तो मुख से ज्यादा वायु निकलता है, इसलिए इसे महाप्राण कहा जाता है। फिर ड बोलेंगे, ड कम वायु निकला, ढ ज्यादा वायु निकलता है और ड़ कम वायु निकलता है। इसी तरह हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। और देखिए ये जो है महा है, यहां पर हम लोग देखेंगे ये महा है, ये ठीक, और इसमें क्या है, इसको हम लोग अल्प में कर लेंगे, इसको अल्प में कर लेंगे हम लोग। ये महा है। अब महा में देखिएगा आप लोग, महा में श श श उसमें व्यंजन जितने हैं वो सब आते हैं महाप्राण में। श श श और ह, ये जो उसमें व्यंजन है ये महाप्राण में आते हैं। और इसके बाद अल्प में, ये देखिए यहां से यहां तक हम अल्प बनाए हैं। अल्प में क्या है? अंतस्थ वर्ण है, चारों अंतस्थ वर्ण, य र ल और व, ये लोग हो गए अंतस्थ वर्ण, यही लोग हैं, यही अंतस्थ होता है, अंतस्थ, यही अंतस्थ है ना। फिर इसके बाद सभी स्वर, सभी स्वर,
सभी स्वर होंगे, ठीक है ना। सभी स्वर क्या है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये लोग अल्प है, ये महाप्राण है। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण होता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण। देखिएगा एकदम क्रम से बांधा गया है, एकदम क्रम से है ना, एकदम क्रम से है। यहां पर देखिएगा ये अल्प हो गया, ये महा हो गया, अल्प, महा, अल्प ना। तो यहां ये देखिएगा जिससे शुरुआत होता है, अल्प से शुरुआत होता है और अल्प से ही अंत हो रहा है। अल्प से शुरुआत हो रहा है और देखिए यहां अल्प से ही शुरुआत हो रहा है और अल्प से ही अंत हो रहा है। दो चीज याद हो गया, ये वाला अल्प है और लास्ट वाला, पहला और लास्ट अल्प है, बीच में यही अल्प है। दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण है। अल्प महा, अल्प महा, अल्प, अल्प महा, अल्प महा, अल्प। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण। तो देखिए संख्या से बात करते हैं हम लोग है। तो पहले वहां कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, 10 और महा में 11 12 13 14। तो महाप्राण में कितने हो गए, 14 वर्ण। कितने हो गए, 14। और अल्प में कितने हो गए, 30। कितने हो गए, 30। देखिएगा 5 5 10 5 15 16 17 18 19 और 11 स्वर कितने हो गए, 30। यानी ये देखेंगे हम लोग कि हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है, प्लस अंतस्थ प्लस अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर। ये लोग किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ और सभी स्वर। लेकिन महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस उष्म व्यंजन, ये लोग क्या है, महाप्राण है। ये लोग क्या है, महाप्राण है। यानी अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ वर्ण प्लस सभी स्वर। लेकिन महाप्राण में हर वर्ग का दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन, ठीक है ना। अगर प्राण के आधार पर पूछे तो दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण ना। समझ में आया। देखिए इतना तो व्यंजन में लगभग में यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और जूनियर की वैकेंसी है उसमें तो एकदम दबा के पूछेगा। और एसआई में तो कन्फर्म में पूछा जाता है। एसआई लेखपाल है, आगे वाली वैकेंसी में बाहर एकदम से बहुत वैकेंसी, एकदम पढ़िए खूब, एकदम पढ़िए दबा करके, एकदम लाठ के देखिए, एकदम याद हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिए ना मन से, याद कहीं नहीं होगा ना। तो यहां तक आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर क्या है। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर अगली हेडिंग ही था उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर
सबसे पहले देखेंगे एक सूत्र है, ये सूत्र है और इसी सूत्र के आधार पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा वर्ण किस जगह से उच्चारित होता है। सूत्र है अकुह विसर्जन्याम कंठ। अकुह विसर्जनीयानाम नियानाम कंठ, ये सूत्र है। दूसरा सूत्र है इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम ऋतु लसानाम दंत। फिर पांचवा सूत्र है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ। फिर ए दैतो कंठ तालव्य। आय दैतो कंठ तालव्य। फिर अगला सूत्र है ओ दैतो कंठोष्ठ। फिर अगला है वकारस दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। इस आधार पर देखेंगे हम लोग उच्चारण स्थान। देखिएगा जब हम लोग अ बोलते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए हम वर्गीकरण किए हैं पूरा वर्णमाला का वर्णों का। देखिए अ से क्या होता है, अ से अ और आ ये दोनों लोग हो जाएंगे। कु से क वर्ग, कु से क वर्ग, क वर्ग, कु से क वर्ग। यानी क वर्ग जब हम बोलेंगे क वर्ग कहेंगे तो क वर्ग में पांचों वर्ण आ जाते हैं। क, ख, ग, घ, न, ये पांचों लोग आ जाएंगे न। तो क वर्ग में ये पांचों लोग हैं। फिर इसके बाद ये ह है, ह भी कंठ से बोल जाता है। फिर ये विसर्ग, इतने लोग ये विसर्ग हो गए। इतने लोग कहां से बोल जाते हैं, कंठ से बोल जाते हैं। अगर हम अकु विसर्जनम कंठ अगर याद कर लें तो अ से अ और आ, कु से क वर्ग और ह से ह और विसर्जनिया से विसर्ग, ये लोग कहां से बोल जाते हैं,
कंठ से बोले जाते हैं। फिर ई से ई और दीर्घ ई ना, ये लोग हो जाएंगे। फिर चू से च वर्ग, चू से च वर्ग, और य से य, और ये श से श, ये लोग कहां से बोले जाते हैं? तालु से, तालव्य अर्थात तालु से बोले जाते हैं। इचु ऐसा नाम तालु अगर हम लोग कहेंगे तो ई से ई और ई, चू से अगर च वर्ग कहेंगे, च वर्ग, तो च छ ज झ ञ, ये पांचों वर्ण आ जाते हैं। और य और ये, इसको आप लोग बड़ा स कहते हैं, लेकिन ये कहां से बोले जाते हैं? तालु से, तालव्य स इसको बोला जाता है, ये तालु से बोला जाता है। फिर इसके बाद ऋतु रसाराम मूर्धा, तो ऋ से रि, टू से ट वर्ग, और र से र, और ये श, ये लोग कहां से बोले जाते हैं? ये लोग मूर्धा से बोले जाते हैं। रि से र, टू से ट वर्ग, ट ठ ड ढ र, ये लोग पांचों बना जाते हैं। फिर ये र भी, और ये श, इसको आप लोग मझला स बोलते होंगे या तो पेट फरुआ स बोलते हैं ना, इसको पेट फरुआ स भी बोला जाता है, लेकिन आज ध्यान रखिएगा इसे मूर्धन्य श बोला जाता है, ये मूर्धा से बोला जाता है। फिर उसके बाद लृ से लृ, फिर तू से ता वर्ग, फिर ल, और ये स, ये लोग कहां से बोले जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। लृ और तू से ता वर्ग, ता थ द ध न, ये लोग हो जाएंगे। और ल से ल, और श से श न, इतने लोग। यहां लृ और यहां तू से ता वर्ग, ल से ल और स से स, इसको आप लोग छोटका सा बोलते होंगे ना, तो ये कहां से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। इतने वर्ण कहां से बोले जाते हैं? दंत से। फिर इसके बाद उपपदमानिया नाम, ये सूत्र है उ से उ प्लस दीर्घ उ, और यहां पू से प वर्ग, पू से प वर्ग, ये लोग कहां से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। उ और उ प्लस प वर्ग, प फ ब भ म, इतने वर्ण जो है हम लोग ओष्ठ से बोल जाते हैं। आप लोग देखिएगा, आप जब प फ ब भ म पढ़ते हैं, प फ ब, आपका जो ओठ है ये चिपकेगा, नहीं तो आप नहीं बोल सकते। बोलकर देख लीजिए ना, उसमें काहे टेंशन ले रहे हैं, बोलिए। प फ ब भ म नहीं बोल सकते, तो प फ ब भ म जब हम पढ़ते हैं तो बिना ओठ के सहारे हम नहीं बोल सकते, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। आयदैतो कंठ तालु, तालव्य, तो ए से ए प्लस आई, ए प्लस आई, ये दोनों वर्ण कहां से बोले जाते हैं? कंठ तालव्य, कंठ और तालु से बोले जाते हैं। कंठ और तालु से, ए और ऐ, कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। और इसके विषय में हम जब स्वर का उच्चारण स्थान वर्गीकरण किए थे, अगर आप उस पहले वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पर इसको विस्तृत हम बताए हैं कि कैसे हुआ है, कंठ और तालु से कैसे उच्चारित होता है ना। फिर ओ से ओ प्लस औ, ये दोनों वर्ण कहां से बोले जाते हैं? कंठ और ओष्ठ से। ये दोनों वर्ण कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। ओ और औ, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। फिर वकारस दंतोष्ठ, इसमें क्या है? ये वह है। यह एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह दंत प्लस ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। जब हम व का उच्चारण करते हैं, व आप लोग बोलिएगा व, तो आपका जो नीचे वाला होठ है दांत से टकराता, व ऊपर वाले दांत से टकरा रहा है, इसलिए इसका नाम दंत ओष्ठ
वर्ण पढ़ा। इसमें केवल एक ही वर्ण है, वह दांत और ओष्ठ अर्थात दंतोष्ठ वर्ण इसे कहा जाता है। आप लोग ध्यान यहां रखिएगा कि जो है यहां पे अकुह विसर्जन्याम कंठ अगर कर रहे हैं तो अ से देखिएगा, अ और आ, कु से क वर्ग और ह और ये विसर्ग का से कंठ से बोले जाते हैं, ई और चू से च वर्ग और य और स ये ताल से बोले जाता है, री से र, ट वर्ग र और स ये लोग मूर्धा से बोले जाते हैं, री त वर्ग ल और स ये लोग दंत से बोले जाते हैं, और उपपदमान नाम ओष्ठ उ और उ प्लस प वर्ग ये लोग कहां से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ए और अ ये कंठ तालव्य, कंठ और ताल से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं कंठ तालव्य वर्ण है या कंठ तालव्य वर्ण की संख्या कितनी है, तो 2 है, ए और अ और ओ दैतो कंठोष्ठ, ओ और औ ये कहां से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है। और वकारस दंतोष्ठ वह वर्ण दांत और ओष्ठ से बोला जाता है, ये भी एग्जाम का प्रश्न है और यह भी बहुत बार पूछा गया है, साई में भी पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है ना। तो उच्चारण स्थान के आधार पर यही लोग हैं, और उच्चारण स्थान के आधार पर जब देखेंगे हम लोग तो पहले अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो ये सूत्र याद कर लीजिए। थोड़ा संस्कृत का थोड़ा सा कठिन तो लगेगा लेकिन बहुत आसान है। अगर आप लोग केवल एक बार आप लोग इसको याद कर लेंगे तो इतना चीज देखिए, कंठ से बोला जाता है, बस तुरंत निकाल लेंगे कि कहां से कौन सा वर्ण बोला जाता है। और देखिए ये सूत्र बस याद कर लेंगे तो इतना वर्ण, ये देखिए आप लोग तुरंत बता देंगे कि नहीं तालु से बोला जाता है, और ये सूत्र याद कर लेंगे तो इतना वर्ण बता देंगे तुरंत कहां से उच्चारित मूर्धा से, और ये सूत्र याद कर लेंगे तो इतना वर्ण कहां से उच्चारित होता है, दंत से, और ये सूत्र याद कर लेंगे तो इतना वर्ण देखेंगे तो हम लोग कहां से उच्चारित होता है ये कंफर्म कर लेंगे, और ये सूत्र याद कर लेंगे तो इतना वर्ण कहां से बोला जाता है, देखिए कंठ और तालव्य से बोला जाता है, और इतना वर्ण याद कर लेंगे तो देखिए ये सूत्र अगर याद कर लेंगे तो कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, और वकार दंतोष्ठ में केवल एक वर्ण है और इसका नाम है दंतोष्ठ वर्ण। देखिए थोड़ा सा कठिन तो लगेगा लेकिन बहुत आसान है, आपका पूरा उच्चारण स्थान इसी जगह से कंफर्म हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा आपको, तुरंत आप लोग बताएंगे। अकुह विसर्जन कंठ तुरंत याद हो गया, तुरंत आप लोग निकाल सकते हैं कि और आ कंठ से कु से क वर्ग, और इसमें ह और अह जो विसर्ग होता है ये जो कंठ से बोला जाता है, तुरंत आपको जानकारी हो जाएगी और कभी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। तो लगभग में हम लोग वर्णमाला समाप्ति की ओर जा रहे हैं, और इसके आधार पर हम बताए थे कि जो बचा खुचा रहेगा उसको अन्य में पढ़ लेंगे। आइए देख लेते हैं अन्य में क्या है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जो बचा है देखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अनुस्वार है, एक अनुस्वार होता है, एक अनुस्वार होता है और एक अनुनासिक होता है, अनुनासिक होता है, एक निर्नुनासिक होता है, निर्नुनासिक, और एक विसर्ग होता है। और अनुस्वार जो होता है ये इसका जो चिन्ह है देखिएगा, अनुस्वार जो होता है ये एग्जाम का प्रश्न है, ये अनुस्वार इस तरह प्रयोग होता है, ये अनुस्वार इस तरह प्रयोग होता है, और अनुनासिक वर्ण ये चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा, और निर्नुनासिक में केवल मुंह से बोला जाता है, और विसर्ग का प्रयोग इस तरह होता है ना, और अनुस्वार का ये केवल नाक से बोला जाता है, यह केवल नाक से बोला जाता है, और ये नाक प्लस मुंह दोनों से बोला जाता है, ये नाक प्लस मुंह दोनों से बोला जाता है, और ये केवल नाक से बोला जाता है। और यहां पर क्या है, निर्नुनासिक केवल यह मुंह से बोला जाता है, और ह जो है ये
कंठ से बोला जाता है और ह की तरह इसका प्रयोग होता है। एग्जाम में यूपीएसआई में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा स्वर है, ऐसे ही पूछा गया था, कौन सा ऐसा स्वर है जो केवल मुंह से बोला जाता है। यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन 4 दिया था, यही ऑप्शन ए, बी और सी और डी, यही ऑप्शन दिया था कि कौन सा ऐसा स्वर है जो जिसका उच्चारण केवल मुंह से होता है। आइए देखते हैं इसके विषय में क्या है। नाक से जब हम बोलेंगे तो यहां देखेंगे नाक का जो प्रयोग करते हैं हम लोग हैं, तो मान लीजिए ये अंक हो गया, अंक न, और कंकड़ हो गया, कंकड़ न, ये कंकड़ हो गया। जब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो हम लोग नाक से बोलते हैं, अंक, बोलिए अंक, कंकड़, तो नाक से बोला जाता है। और अनुनासिक नाक और मुंह से क्या प्रयोग होता है, जैसे गांव हो गया, गांव, गांव, और दांत हो गया, दांत, क्या होता है, दांत, दांत। अंक, अंक अगर बोलेंगे तो इसमें चला जाएगा, केवल नाक से बोला जाता है, गांव, 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 गांव ना, नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है, नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। और ये जो है दांत से बोला जाता है। एक चीज ख्याल रखिएगा, दांत से बोला जाता है, दांत से ना, ये कहां से बोला जाता है, और दांत, जैसे दांत हम लोग बोलेंगे दांत, दांत, तो नाक प्लस मुंह दोनों से बोला जाता है। और निर्नासिक में केवल मुंह से बोला जाता है, जैसे इधर, उधर, किधर, इधर, उधर और किधर, इधर, उधर, किधर, ये चीज देखिएगा एकदम केवल मुंह से बोला जाता है। इधर, उधर, किधर, नाक का प्रयोग नहीं हो रहा, केवल मुंह से। और यही ऑप्शन सही था, सी, निर्नासिक, सी ऑप्शन। और यही ऑप्शन दिया था यूपीएसआई में, यही प्रश्न एकदम सेम टू सेम यही प्रश्न बना था। और देख लीजिएगा अनुस्वार का जो प्रयोग होता है, ये अनुस्वार है, इसका प्रयोग जो है केवल नाक से होता है। और अनुनासिक का प्रयोग नाक प्लस मुंह से दोनों से होता है। और निर्नुनासिक का प्रयोग केवल मुंह से होता है। और इस विसर्ग का प्रयोग अह की तरह होता है, ह की तरह होता है, कंठ से बोला जाता है न। तो देखिएगा, और इसका प्रयोग ह की तरह होता है, ह की तरह, ह की तरह होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है देखा जाएगा तो नाक से केवल यही बोले जाएंगे अंक, कंकड़, और अनुस्वार होता है। और अनुनासिक जो है नाक प्लस मुंह दोनों से बोला जाता है। और निर्नुनासिक केवल मुंह से बोला जाता है, केवल मुंह से बोला जाता है, केवल यहां पर मुंह से बोला जाता है, केवल ये केवल मुंह से बोला जाता है। तो आप लोग धैर्य रखिएगा इसको और इसको समझ लीजिएगा। केवल यही प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन ए, बी, सी, डी करके दिया था, और ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर था। तो लगभग में अब देखिए थोड़ा सा आगे एक चीज और देख लेते हैं हम लोग हैं कि वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे थे। तो वर्णमाला में जो वर्णमाला पढ़ रहे थे हम लोग, ये वर्णमाला हो गया, वर्णमाला आज समाप्त हो चुका। और इसमें वर्णमाला में पूरे वर्णों की जो संख्या है, पूरे वर्णों की संख्या, पूरे वर्णों की संख्या, पूरे वर्णों की जो संख्या से अगर बात किया जाए, पूरे वर्णों की संख्या से अगर बात किया जाए तो वर्णमाला में पूरे वर्णों की संख्या 52 है, 52। कितना है? 52। अगर आपसे प्रश्न करें कि पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है तो कितना बताएंगे आप लोग? 52 बताइएगा ना। पूरा वर्णमाला आज समाप्त हो गया। लेकिन एक चीज नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट में ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि पूरे वर्णमाला में, थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, है पूरे वर्णमाला में, पूरे वर्णमाला में
ई ई और री, ई और री को छोड़कर सभी वर्ण क्या होते हैं? सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। यहां ये ध्यान देने वाली बात है। ये प्रश्न यूपीएससी में यही प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न पूछा गया था या इसमें ये प्रश्न दिया था कि स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन में ई और ई दिया था। ये प्रश्न पूछा गया था, यहां से प्रश्न आया था, इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं कि पूरे वर्णमाला में ई और री को छोड़कर सभी वर्ण क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। यानी सभी वर्ण पुल्लिंग होंगे, और इसमें ई और ई, ये दोनों ई और ये री, ये लोग क्या हो गए? ये लोग स्त्रीलिंग हो गए। क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए ना। ये लोग क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। ये लोग स्त्रीलिंग। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और नोट कर, इसलिए हम नोट पर आपको लिखाए हैं। वर्णमाला में हम कहे थे कि अन्य में जो बचा खुचा रहेगा उसको बताएंगे, तो अन्य में देखिए अनुनासिक, निर्नासिक और अनुसार, ये सब चीजें बता दिया हमने। फिर वर्णमाला में पूरे वर्णों की संख्या कितनी है? तो पूरे वर्णों की संख्या 52 है। और नोट में हमने ये लिखाया है कि पूरे वर्णमाला में ई और ई री को छोड़कर सभी वर्ण क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि सभी वर्ण क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और ई ये लोग क्या हो गए? ये लोग स्त्रीलिंग हैं ना। तो आज जो है हम लोगों का एक टॉपिक क्लियर हो गया। वर्णमाला जो था ये समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग इस पर थोड़ा वर्णमाला पर हम लोग प्रश्न करेंगे। प्रश्न उस पर आप लोगों से सॉल्व करवाएंगे। प्रश्न लेकर आएंगे अगले वीडियो में। वर्णमाला से ही प्रश्न रहेगा। और आज के लिए इतना ही। और देखिएगा आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। एकदम आनंद से पढ़ेंगे। ये नहीं कि नहीं थोड़ा सा देखे टार दे, नहीं, पूरा वीडियो को देखिए। घर पर बैठ करके आराम से एकदम धैर्य से पढ़िए और नोट्स बनाते जाइए। एक बार पहली बार नोट्स बनाए, दूसरी बार फिर वीडियो को देखिए। 1 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में तो एकदम धस जाएगा, एकदम से ये एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके माइंड से कभी जाएगा नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए, एकदम इत्मीनान से ना, पूरा एकदम याद हो जाएगा आपको। तो इसके बाद हम लोग आएंगे वर्णमाला पे प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद ना। ठीक है।